सारा है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंडर बनाया जाता है, और एक अनकंडीशनल ऑर्डर है विच इज साइंड बाय मेकर, ओके, फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू बी पेड टू। किसको पे करना है? या तो जिसने ऑर्डर बनाया उस बंदे को, या जिसके पास बिल है उस बंदे को। ओके, दो पार्टीज हैं, जिसने या तो ऑर्डर बना के आपको दिया है और आपने एक्सेप्ट किया, उस बंदे को पेमेंट करनी है, या आपने जिसके पास बिल है या जिसके नाम पे आपने वो बिल बनाया कि मतलब उसको पेमेंट कर दो, तो उसको पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ तीन पार्टीज आ जाती हैं, एक आता है ड्रॉर, दूसरा आता है ड्रॉई, और तीसरा आता है पेई। ड्रॉर वो इंडिविजुअल है जिसने गुड्स क्रेडिट पर बेचे थे, अब उसको पेमेंट चाहिए तो वो एक बिल बनाता है, ओके, और वो बिल बना के किसको देता है? ड्रॉई को। ड्रॉई इज द एक्सेप्टर ऑफ द बिल, ही इज द क्रेडिटर, ही हैज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस, ओके, एंड दे हैव ड्रॉई हैज टू मेक द पेमेंट। तो जो बिल ड्रॉर ने बनाया वो ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया। अब वो बिल जरूरी नहीं है ड्रॉर को ही पेमेंट आए, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट आए, ओके। तो यहाँ पेई क्या है? पेई की डेफिनेशन बड़ी डिफरेंट है। ए ड्रॉर इज द पेई, ड्रॉर इज नोन एज पेई if the bill due for payment is held by him till due date, ओके, ये तो पेई बन जाता है। या if you have endorsed bill, if you have discounted, if the bill is discounted from bank, if the bill is discounted from bank, okay, so in this case the bank becomes payee, क्योंकि पेमेंट फाइनली किसको देनी है? बैंक को। आपने बिल डिस्काउंट करवा लिया इन एडवांस कि आपको पेमेंट चाहिए थे, आपने एक महीना पहले ही बिल बैंक को दे दिया कि आप मेरी पेमेंट ड्रॉई से ले लेना, तो आपका बैंक क्या बन जाएगा? पेई बन जाएगा। या फिर इफ मेकर हैज एंडोर्स्ड bill to any third party, in that case that party becomes what? Pay. तो ये डेफिनेशन है हमारे पास पे की। एक केस है ड्रॉर, अगर अपने पास बिल रखता है ड्यू डेट तक पेमेंट के लिए तो वो पेई बन जाएगा। अगर आपने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया है, किससे डिस्काउंट करवाया? बैंक से, तो बैंक विल बिकम द पेई। एंड इफ यू हैव एंडोर्स्ड द बिल टू थर्ड पार्टी, देन दैट थर्ड पार्टी विल बिकम द पेई। तो ये आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डेफिनेशन है आपके पास। तो तीन टर्म्स आ गई इसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास है, ओके, वो है प्रॉमिसरी नोट। तो हमने एक तो अंडरस्टैंड किया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ओके। अब दूसरी डेफिनेशन जो हमारे पास है वो किसकी है? हाँ जी मनन, बोलो।
हाँ जी सर मनन अगर बोल। हमने किसी को मतलब गुड्स क्रेडिट पे दिए हैं तो उस टाइम तो हम उसको सेल इनवॉइस देंगे, तो हाँ, उसके बाद उसको मतलब पेमेंट के लिए बिल क्यों देना है हमें? पेमेंट ऐसे है ना, ट्रेड बिल हो गया हमारे पास। हमने उसको बिल बना के दिया कि आपकी पेमेंट कब तक आएगी। ओके। और आपने एक्सेप्ट, उस पार्टी ने जिसने हमारे से सामान खरीदा है, उसको हमने अलग से एक बिल बना के दिया है कि यू हैव टू मेक द पेमेंट विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। ये हमारे बीच में क्रेडिट का जो टर्म वो चल रहा है। ओके, ट्रेड क्रेडिट का। तो अब ये आप कैसे इंश्योर करोगे कि उसकी पेमेंट आएगी? कौन सा लीगल डेफिनेशन है जिससे आपका ये होगा कि इसने पेमेंट करनी है? ओके। वो कल को ये कह सकते हैं कि मैंने तो कैश दे दिया था आपको, आपने ये बिल दिया, मैंने इसकी पेमेंट कर दी थी। तो आप साथ में क्या बनाते हो, एक अलग से बिल बनाते हो उसका, जिसके थ्रू आपको पेमेंट्स रिसीव होती हैं। ओके। आपने जो क्रेडिट बिल बनाया है, जो उसकी इनवॉइस बनाई है, वो तो अलग बन रही है, मगर ट्रेड क्रेडिट अलग चलता है। तो सर हमने जिस टाइम गुड्स बेचे क्रेडिट पे हम उसी टाइम बिल बना देते हैं? नहीं, वो बाद में भी बनता है, जब भी उनका एग्रीमेंट होता है कि आपस में, मतलब पेमेंट की बात होती है कि कब तक पेमेंट होगी, तो वो जैसे उनकी टर्म डिसाइड होती हैं कि इतने दिनों में मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा, या मेरे बिल की एक डेफिनेशन उन्होंने डिफाइन कर ली कि विद इन 15 डेज या 20 डेज के हम पेमेंट करेंगे, तो वो एक एग्रीमेंट उनका साइन होता है, वो आपस में पेमेंट का सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। मतलब ये म्यूचुअली एक टाइम डिसाइड होता है कि इस टाइम तक जो ड्रॉई है वो पेमेंट कर देगा? हाँ, और वो उसके लिए वो ओके। बिल भेजते हैं, टाइम टू टाइम अपना भेजते हैं कि ये पेमेंट आपकी ड्यू थी, ये आपको पेमेंट करनी है। क्योंकि फिर वो वो कैंसल आपस में उसका सेटल होता है, रिकॉर्ड सेटल होते हैं एक दूसरे के। मान लीजिए कि मैंने एक बिल भेज बना के भेजा था आपको। ओके, आपने साइन करके दे दिया, मेरे को हैंड ओवर कर दिया, बट सडनली आई नीड मनी, और आपसे मेरे को 15 दिन बाद मिलना है, तो मैं उसको बैंक के पास भेज दूंगा कि मैं वहां से डिस्काउंट करा लूंगा, या किसी और को दे दूंगा कि तू अच्छा पेमेंट उस पार्टी से ले लेना, मैं मेरे को पेमेंट दे दे अभी। ओके, कि मेरे को पैसा दे दे, मैं बैंक से डिस्काउंट करवाने का मतलब कि अभी हमें कैश मिल जाएगा और बैंक उससे बाद में कैश हाँ, लेगा? बाद में वो कलेक्ट कर लेगा जिससे पैसा कलेक्ट करना है। ओके सर। ओके। सो दैट इज द कंडीशन। अब आते हैं हम प्रॉमिसरी नोट पे। प्रॉमिसरी नोट क्या है? ओके, इट इज an instrument in writing which is involves unconditional undertaking। अब यहाँ पे फर्क आ गया है। यहाँ वर्ड क्या है? अंडरटेकिंग। यहाँ वर्ड क्या था? ऑर्डर। ओके, क्या वर्ड था आपके पास? ऑर्डर। यहाँ वर्ड क्या है? अंडरटेकिंग। करेंसी नोट्स पे आप कभी देखोगे तो करेंसी नोट एक तरह से प्रॉमिसरी नोट है। ओके, तो प्रॉमिसरी नोट में करेंसी नोट क्या कहता है? बैंक नोट नहीं है, ये करेंसी नोट है। करेंसी नोट में क्या लिखा होता है? आई प्रॉमिस द बियरर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ऑर्डर नहीं है वो प्रॉमिस है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू ए सर्टेन पर्सन। जिसके हाथ में भी होगा उसको आप पैसा देने की प्रॉमिस करते हो, तो ये एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो आपके पास अनकंडीशनल ऑर्डर है, साइंड बाय द मेकर। ओके, तो ये आपके पास है। सो
इसमें बेसिकली क्या है कि जो आपके पास प्रॉमिसरी नोट है, दिस इज बेसिकली एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। दिस इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। ओके, तो यहाँ पे कोई स्पेशल वो नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, बट इसमें एक एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ मेरे को आपको पेमेंट करनी है। अब कब करनी है, कैसे करनी है, वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन की जाएंगी। तो यहाँ आपके पास अनकंडीशनल ये अंडरटेकिंग है ऑफ डेब्ट कि हाँ जी हमने आपके डेब्ट की रीपेमेंट करनी है, एंड दैट इज व्हाट दिस इज देयर। And here it is, debt is being paid as soon as possible. Okay, ऐसा कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं इसमें बोल दिया कि आपको अभी पेमेंट मिल जाएगी। उसमें तो ऑर्डर हो जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कि दैट विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड यू हैव टू मेक द पेमेंट, बट हेयर you are doing the acknowledgement, but you are not making the promise to make the payment of that debt in a particular time period. तो ये दोनों में फर्क है प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। ओके, प्रॉमिसरी नोट में आपके पास दो पार्टीज होती हैं, एक होता है मेकर और दूसरा होता है पेई। ये दो पार्टीज हैं आपके पास। ओके, पेई कैन बी एक्सेप्टर, पेई कैन बी थर्ड पार्टी। ओके, it is the person, pay is the person who is entitled to get the payment. Okay, और मेकर इज द पर्सन हु इज मेकिंग दैट पर्टिकुलर बिल। तो ये इसमें दो पार्टीज हैं, जबकि इनमें कौन सी पार्टीज हैं, तीन पार्टीज आपके पास इन्वॉल्व हैं, मेकर, acceptor and payee. Okay, so here you will make a bill, there will be a person who will accept the bill, and there will be a person to whom you are going to make the payment. But here the one individual is making the bill and another individual is receiving. Okay, यहाँ पे कोई acceptor नहीं है, because maker himself is liable to make the payment. There is no acceptor in this because maker himself is liable to make the payment. Okay जी, करेंसी नोट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल है, वो खुद ही बनाती है करेंसी का नोट और खुद ही अपने आप को लायबल कंसिडर करवाती है टू मेक द पेमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर करेंसी। 2000 की करेंसी है या 500 की या 200 की या 100 की, तो वो खुद ही बनाते हैं उस करेंसी नोट को और खुद ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसकी लायबिलिटी लेते हैं टू मेक द पेमेंट। ये डिफरेंस है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड आपके पास प्रॉमिसरी नोट में। अब हम नेक्स्ट जो समझ रहे हैं वो क्या है आपके पास, वो है पीरियड ऑफ ग्रेस। ओके, हाँ जी मनन बोलो। हाँ जी मनन बोलो, क्या डाउट है? सर अगर हमने किसी को क्रेडिट पे गुड्स बेचे तो मतलब हम ही कैसे, जिस अगर उसने एक्नॉलेज किया कि वो पेमेंट करेगा तो हम, नहीं नहीं, हमारे ऊपर हमने लायबिलिटी कैसे आ उसमें जाती है? गुड्स नहीं बेचे, हम उसमें क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं जिसमें हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमने आपका डेब्ट है हमारे ऊपर और हम आपको पेमेंट करेंगे। प्रॉमिसरी नोट में वी आर जस्ट एक्नॉलेजिंग द डेब्ट कि हाँ जी हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है और हम आपको पेमेंट करेंगे। ये सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में है जो आपका ट्रेड क्रेडिट का सिस्टम चलता है। यहाँ ट्रेड क्रेडिट का सिस्टम नहीं चलता प्रॉमिसरी नोट में। प्रॉमिसरी नोट में सिंपल एक स्टेटमेंट है दैट यस आई हैव टू मेक द पेमेंट फॉर द लाइबिलिटीज एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट थ्रू दिस डॉक्यूमेंट। ओके, तो पेमेंट सर ये सिर्फ किसी भी पार्टी को हम कर सकते हैं अगर हमने किसी से भी क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं? मतलब मतलब अगर मैंने सपोज आपसे ही गुड खरीदे क्रेडिट पे तो मैं अपना ये प्रॉमिसरी नोट आपको दे सकता हूँ कि मैं डेट है मेरे पास, मैं आपको पे करूँगा। नहीं, जिससे आपकी डेब्ट की लाइबिलिटी बनती होगी। मान लीजिए मेरे से आपने पैसे लेने हैं। यस सर। ओके, तो मैं आपको बिल बना के दे रहा हूँ कि यस आई एम लाइबल टू मेक द पेमेंट। ऐसे ही जिस जिससे लेने हैं वो अपने अपना बिल बना के आपको हैंड ओवर कर रहे हैं।
अब ये उसमें डिसाइड नहीं हुआ है कि विद इन व्हाट टाइम, बट यस वी हैव मेड अ बिल एंड हैंडेड ओवर टू यू दैट वी आर लायबल टू मेक द पेमेंट एंड वी विल श्योरली मेक द पेमेंट फॉर दैट। ये है प्रॉमिसरी नोट। ओके सर। ओके, अब हम चल रहे हैं कि डेज ऑफ ग्रेस है हमारे पास। ओके, अब आ जाते हैं डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस इज 3 days from the date of making bill, from the date of accepting bill। ओके, अब बिल आप जिस दिन आपका ड्यू बनता होगा उस को हम क्या कहते हैं, उससे 3 दिन, जिस दिन आपका ड्यू बन रहा है उससे 3 दिन आगे तक आपको ग्रेस पीरियड मिलता है कि विद इन दिस टाइम पीरियड यू विल गेट। लाइक मान लीजिए कि 28 फेब को आपका ड्यू डेट है। ओके, तो इसके आगे 3 दिन आपको ग्रेस के मिल जाएंगे, मतलब 3 मार्च को आपको पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। अब 3 मार्च को अगर आपका संडे है तो आपको 2 मार्च को पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, और अगर 3 मार्च को नेशनल हॉलिडे है तो आपकी पेमेंट 4 मार्च को होगी। ओके, तो आपकी पेमेंट कब होगी? 4 मार्च को होगी, क्योंकि आपके बैंक्स क्लोज्ड हैं। तो आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है फ्रॉम द ड्यू डेट। ड्यू डेट थी 28, 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिला, मतलब 3 मार्च को आपको पेमेंट करनी है। अगर 3 मार्च को संडे आ गया तो आप 2 मार्च को पेमेंट करोगे। अगर 3 मार्च को नेशनल हॉलीडे आ गया तो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। दैट मीन्स फोर्थ, मतलब जो नेशनल हॉलिडे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर डिफाइंड है, तो आप 4 मार्च को उसकी पेमेंट करोगे। ओके, ये आपके पास है। फिर आपके पास कुछ और टर्मिनोलॉजीज उन्होंने यूज की हैं। वन इज बिल एट साइट। ओके जी, बिल एट साइट क्या है कि whenever a bill is presented, okay, for payment, it has to be, it has to be paid। मतलब ये क्या है, इसको हम कहते हैं बिल ऑन डिमांड भी कहते हैं, बिल ऑन डिमांड भी कहते हैं। मतलब इसमें इन दिस यू डोंट हैव, in this you don't have any time, you don't have any time अवेलेबल फॉर पेमेंट। ओके, जिस दिन आपको कह दिया कि आपको प्रेजेंट कर दिया, डोंट हैव एनी टाइम फॉर पेमेंट। ओके, ये आपके पास है, मीन्स वेन एवर इट इज प्रेजेंटेड यू हैव टू मेक द पेमेंट। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम बिल ऑन डिमांड भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आपको कोई ग्रेस पीरियड नहीं है। जिस दिन आपके सामने प्रेजेंट किया कि ओके भाई साहब हमारी पेमेंट कर दो, तो उसी दिन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये आपके पास है बिल ऑन डिमांड या bill at site। Okay, there is no specific time period being given in this bill when you have to make the payment। So here whenever the bill is being presented you have to make the payment, and that bill is known as bill at site। Okay, फिर दूसरी टर्म है bill after date। ओके जी, तो this bill becomes due for payment after a particular date।
ओके, जो डेट आपकी फिक्स हो गई है, ओके, तो उसमें 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी अलाउड है। मान लीजिए कि आपको a bill is payable after 3 months, payable after 3 months, okay, and that can be on, or we can say mm, due date is 31st October 2020। तो मतलब इस तारीख के बाद आपकी पेमेंट है, या 31st अक्टूबर को आपकी पेमेंट है, या इसमें प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस कर लीजिए। ओके, सो 31st के बाद आपके पास क्या, 31st को ड्यू था, तो 3 दिन और डाल लीजिए, तो वो आपको आ जाएगा। तो नवंबर 3 नवंबर तक आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये आपके पास क्या है कि ये इसको पेमेंट करनी है। तो मतलब आपकी ड्यू डेट आपकी बता दी है, या आपका बता दिया कि इस बिल से, जिस दिन बिल बनाया है उसके 3 महीने बाद आपको पेमेंट करनी है, प्लस आपको 3 दिन ग्रेस के मिलेंगे। अब वो अगर संडे आ गया तो 2 दिन मिलेंगे, अगर नेशनल हॉलिडे आ गया तो 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो बिल पे डेट लिखी है, आफ्टर ए पर्टिकुलर डेट यू द बिल बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट, तो वो आपको मतलब जो एक मैच्योरिटी डेट है, ड्यू डेट है, प्लस 3 डेज में आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर आपके पास आ जाता है बिल आफ्टर साइट। ओके, bill after sight is that it is also known as bill after acceptance। ओके जी, तो यहाँ पे आपके पास फिक्स किया कि एक पर्टिकुलर डेट पे आपको पेमेंट करनी है। ओके, बट अगर वो डेट तभी डिसाइड होगी अगर आपने उसे एक्सेप्ट किया, मतलब मैंने आपको बिल प्रेजेंट किया है that you have to make the payment on this particular date, okay, and if you have not accepted it, that will not become on that particular date due for payment। अगर जो बिल मैंने आपको बनाकर दिया और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ओके आई एम रेडी टू ब्रिंग द पेमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर ड्यू डेट, ऑन दैट पर्टिकुलर डेट ओनली द बिल विल बिकम लायबल फॉर पेमेंट, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस हो जाएंगे। तो ये आपके पास है बिल आफ्टर साइट। तो ये 3 डेफिनेशंस आपके पास, बिल एट साइट ये है, बिल ऑन डिमांड भी कहते हैं, जिस दिन आपको प्रेजेंट किया उस दिन आपको पेमेंट करनी है। बिल आफ्टर डेट, जो डेट आपने डिसाइड की उसके साथ प्लस 3 डेज का ग्रेस हो गया। बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस है कि बिल आपको दिखाया गया है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ओके आई एम रेडी टू मेक द पेमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, प्लस इसमें 3 डेज का ग्रेस मिल जाएगा। और डेज ऑफ ग्रेस क्या है कि total time being made available to you for payment of the bill after due date or on due date or after due date, but it should not be more than 3 days। इन केस नेशनल हॉलीडे तो 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, और अगर संडे है या कोई भी हॉलीडे है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं इंक्लूडेड है, तो आपको 1 दिन पहले उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, कि हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। आज थोड़ा सा ये देखेंगे कि आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ कि कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, एंड देन वी विल सॉल्व द प्रैक्टिकल टुमारो। ओके, सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे है आपके पास वो देखते हैं। आपके पास 4 केसेस बनते हैं। एक तो है कि व्हेन बिल retained
टिल ड्यू डेट, एक तो ये केस है। दूसरा केस है व्हेन बिल गॉट डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, थर्ड केस है व्हेन bill is endorsed to third party, okay। फोर्थ केस है when bill is sent for collection, ओके। ये आपके पास केसेस हैं। अब हम इसको यहाँ पे समझ लेंगे। So case 1, here it is drawer or maker of the bill, here it is drawee or acceptor of the bill, okay। Here it is endorse, ठीक है। तो केस 1 पे हम जा रहे हैं। पहली एंट्री क्या है? गुड्स वर सोल्ड बाय एक्स टू वाई फॉर 4,000 rupees, ओके। ही wrote बिल ऑन, ये मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने, ऑन वाई टू मेक द पेमेंट, ओके, आफ्टर 2 months, ठीक है जी, एज पर सेड कंडीशंस, एज पर सेड कंडीशंस। अब कंडीशंस क्या हैं? ये आपके पास कंडीशंस हैं, 1 2 3 4, ओके। ये कंडीशंस हैं। अब हम इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि बिल की पेमेंट कैसे की जाती है। आपने कुछ बेचा है, इसको बेचा है, इसने खरीदा है, तो इसके पास एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा है? ये है आपके पास एक्स और ये है आपके पास वाई, ठीक है। वाई को आपने बेचा है, तो इन द बुक्स ऑफ वाई आप क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज, सॉरी। और एक्स की बुक्स में क्या करोगे? आपने किसको बेचा? वाई को। वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड। ये आ गई आपके पास पहली एंट्री। अब बिल बनाया है, जो इसने एक्सेप्ट किया है, तो बिल बनाया 2 महीने के लिए। आप कोई भी डेट लिख सकते हो, अभी डेट बताएंगे तो उसके हिसाब से चलेगा। ये सिंपल आप जनरल एंट्रीज में आपको समझा रहा हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सो दैट यू कैन इजीली डू द क्वेश्चंस लेटर ऑन। अब बिल बनाए तो BR अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, और इसको बिल इसको मिला है, तो X अकाउंट डेबिट टू BP। मतलब आपने कैश की जगह बिल बना के हैंड ओवर किया, उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया। अदरवाइज क्या एंट्री आनी थी? वाई टू सेल्स और फिर कैश टू वाई हो जाना था।
तो कैश आ गया, जब कैश की पेमेंट कैश रिसीव हुआ तो कैश टू वाई करते हैं, और यहाँ पे एक्स टू कैश करना था, बट अभी कैश नहीं आया, उसकी जगह आपने बिल हैंड ओवर कर दिया, तो बी आर टू वाई एंड एक्स टू बीपी। अब इसके बाद आपने क्या किया, इसकी फर्स्ट केस ये वाला, व्हेन बिल इज रिटेन, मैं यहाँ पे ए बी सी करके इसको कंप्लीट करूंगा। व्हेन बिल इज रिटेन्ड, ओके, प्लीज ये देख लेना, ये ए केस आ गया यहाँ पे। व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल ड्यू डेट, मतलब 2 महीने बाद आपकी पेमेंट की डेट आ गई, तो आपने एंट्री क्या कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, ओके, सो पेड ऑन ड्यू डेट, sorry, payment received on due date, payment received on due date, और यहां से आपकी एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये तो है हमारे पास केस 1। अब हम चलते हैं केस 2 पर, ओके। केस 2 हमारे को क्या कहता है, that bill is being discounted, ओके, फ्रॉम द बैंक। तो जिस दिन आपने बिल बनाया उसी दिन आपने बिल को क्या कर लिया, डिस्काउंट कर लिया, ये बी केस है, ओके। तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, ओके। आपने बिल डिस्काउंट कर लिया, मतलब 2 महीने पहले ही आपका 4000 का बिल था, 2 महीने पहले ही आपने डिस्काउंट कर लिया, कितने परसेंट है, 10% पे, ओके। तो ये ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, 2 से 6, 3, और ये आ गया 200, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 66.67, ओके। तो ये आ जाएगा, तो इंटरेस्ट आपका डिस्काउंट आ जाएगा 67 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ आप 4000 का बिल है, ओके, 67 का डिस्काउंट काट के 33 रुपीज़ आपको मिल जाएगा, ओके। यहाँ आप कोई एंट्री नहीं करोगे, या डिस्काउंट रेफर्स टू चार्जेस बीइंग चार्ज्ड बाय बैंक ऑन बीआर। बिल आफ्टर डेट एंड बिल आफ्टर साइट डिफरेंट होते हैं मनन। बिल आफ्टर डेट में आपके पास एक डेट डिसाइडेड होती है, बिल आफ्टर साइट में आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक वो क्या कहते हैं, डेट डिसाइड नहीं होगी। और डिस्काउंट इज ए चार्ज बीइंग चार्ज बाय द बैंक, ओके, दिस इज ए चार्ज बीइंग चार्ज बाय द बैंक फॉर डिस्काउंटिंग, मगर यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी आपके पास, ओके, यहां कोई एंट्री नहीं होगी। अब जिस दिन ड्यू होगा, मतलब 2 महीने बाद, आपने 2 महीने पहले ये डिस्काउंट करवा लिया, और जिस दिन ड्यू होगा तो यहां कोई एंट्री नहीं होगी, और यहां आप एंट्री कर दोगे बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने ये पेमेंट किसको कर दी, बैंक को पेमेंट कर दी है, ओके। तो ये आपके पास एंट्री बन जाएगी, ये है सेकंड केस आपका। अब आ जाते हैं हम थर्ड केस पे, कि थर्ड केस कैसे चलेगा। ओके, थर्ड केस में, दिस इज थर्ड केस सी, आपने क्या किया, जो बिल आया था वो आपने एंडोर्स कर दिया, किसको, जेड को, ओके। तो जेड इज द थर्ड पर्सन ओवर हेयर, फाइन। तो आपने एंट्री क्या की, बिल किसको चले गया, जेड को, जेड इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट, जेड्स अकाउंट डेबिट टू बी आर।
यहाँ कोई एंट्री नहीं करोगे और यहाँ एंट्री क्या करोगे, इसको रिसीव हुआ है, डेबिट द रिसीवर, ओके, BR इज ए बिल विच इज बीइंग रिसीव्ड, या डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पे ये कर सकते हैं। टू किससे आया है, क्रेडिट द गिवर एक्स। ओके, ये आपके पास आ गया। अब जिस दिन ड्यू होगी पेमेंट, उस दिन यहाँ आपको पेमेंट मिल जाएगी, इसको एंडोर्सी को, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR आपके पास एंट्री हो जाएगी, और यहाँ कोई एंट्री नहीं हो, सॉरी, आपके पास यहाँ आपके पास एंट्री आएगी BP अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके जी, ये आपके पास पेमेंट हो गई है, ये एंडोर्समेंट का केस हो जाएगा आपके पास। फाइन, तो और उस दिन यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी। और लास्ट आपके पास केस बनता है, ये तो हो गया हमारा थर्ड केस। अब लास्ट आज की एंट्रीज जो मैं बताने जा रहा हूं वो किसका है, आपने that is case D, ओके, बिल सेंट फॉर कलेक्शन है। तो जिस दिन ड्यू हो गया उस दिन आपने क्या किया, बिल को भेज दिया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू BR अकाउंट, यहाँ कोई एंट्री नहीं उस दिन, और फिर आपके पास क्या हो गया, बैंक टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और यहाँ आ गया आपके पास BP टू, okay, so this is how bill sent, BSC is bill sent for collection। तो ये आपके पास जर्नल एंट्रीज बनेंगी, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। ये अभी हमारा पास है जब हमने कैंसल नहीं किए हैं बिल, उससे पहले पहले की ये सिचुएशन है। ये 4 केसेस हैं जिनके बेसिस पे हम कल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।